समझ में आएगा कि तमिलनाडु में अब क्या तैयारी चल रही है। ये देखिए, तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन, एआईएडीएमके का गठबंधन सरकार बना रहा है। 128 से 147 सीटें आ रही हैं। 75 से 95 डीएमके, जो कि स्टालिन का गठबंधन है, जो कि कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वो 75 से 95 पर रुक रहा है। और इस चुनाव की सनसनी बनकर उभरे, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 8 से 15 सीटें जीत सकती है। ये तमिलनाडु का जेवीसी का एग्जिट पोल है। मैं फिर से साफ कर दूं, ये एग्जिट पोल है। फाइनल आंकड़े तो 4 मई को आने हैं। अब वोट परसेंटेज की बात करें तो एआईएडीएमके गठबंधन को 38.2 से 40.1, डीएमके गठबंधन को 35.2 से 37.8, टीवीके को 18.2 से 19.8 और अदर्स के खाते में 6.2 से 6.9% वोट आ सकते हैं। यानी एक तरीके से पहली बार अब ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर निकलकर जो अभी तक आई है जेवीसी के एग्जिट पोल में, दक्षिण में भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी के नेतृत्व, बीजेपी के साथ वाली को अब सरकार बनती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं केरल के बात की, दक्षिण के एक और बड़े राज्य की, जहां पर वहां पर क्या होने वाला है। वहां यूडीएफ और एलडीएफ में सीधा मुकाबला था। और ये देखिए, केरल के आंकड़े भी 140 विधानसभा के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। यहां पर यूडीएफ की सरकार बन रही है, आंकड़े आपके सामने हैं। एलडीएफ की सरकार चल रही है, वो सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक जा रही है। 52 से 61 सीटें। यूडीएफ, जो कि कांग्रेस और का गठबंधन है, 72 से 84 सीटें आ रही हैं। एनडीए को 3 से 7 सीटें हैं, बीजेपी का गठबंधन, और अदर्स के खाते में 0 है। यानी 10 साल के बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन की लहर है। एग्जिट पोल जेवीसी का ये दिखा रहा है कि वहां पर अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सरकार बन सकती है। अब बात कर लेते हैं एक और दक्षिण के राज्य पुडुचेरी की, जो कि तमिलनाडु का सटा हुआ राज्य है। 30 की विधानसभा है। यहां पे क्या होने वाला, अभी यहां पे एनडीए की सरकार है और यह आंकड़ा भी आपके सामने आ गया। पुडुचेरी में 30 सीटें, 15 से 17 एनडीए, यानी एनडीए की सरकार वहां रिपीट हो सकती है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस गठबंधन को 11 से 13 सीटें, टीवी के, जो कि वहां विजय की पार्टी है, उसको 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। अदर्स के खाते में भी 0 से 1 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। तो तमिलनाडु में सरकार बदल रही है, केरल में सरकार बदल रही है, असम में सरकार बनी हुई है, पुडुचेरी में सरकार बनी हुई है। तो 2 राज्यों में सरकार बदल रही है, 2 राज्यों में सरकार बनी रहने वाली है इस जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक। अब बारी रह गई है पश्चिम बंगाल की। वो आंकड़ा मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगा, फिर से रिपीट कर दूं। उस आंकड़े को आपके पास लाने में कुछ वक्त हमको लगेगा, क्योंकि अभी भी जब तक ये आंकड़े हम इकट्ठा कर रहे थे तब तक सेकंड फेज की पोलिंग पश्चिम बंगाल में चल रही थी। और बारी बारी से हम अब मेहमानों के पास चलेंगे और उनके पास इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्या चल रहा है। मेहमानों का परिचय मैं करा देता हूं आपसे। अवधेश कुमार जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे सहयोगी अमित कुमार, जो कि हमारे नेशनल एडिटर है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता है, मानव भाई का स्वागत करता हूं। विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान सोलंकी एमआईएम के प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। चारू प्रज्ञा जी मेरे साथ स्क्रीन पर है। चारू जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ताओं में से गिनती होती है। चारू जी की बहुत बहुत स्वागत है, चारू जी आपका। और गौतम लाहिरी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम दादा स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के आंकड़े आते हैं, आपसे बात करता हूं, लेकिन एक क्विक कमेंट में विनोद शर्मा जी का जरूर लेना चाहूंगा। विनोद जी स्वागत है आपका, पहली बार मेरे साथ इस शो में टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी हमने 4 राज्य दिखाए, असम और पुडुचेरी में सरकार बनी जो थी वही चल रही है, केरल और तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। मेरा स्पेसिफिक पॉइंटेड सवाल तमिलनाडु को लेकर है। जेवीसी का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि वहां पर डीएमके की सरकार जा रही है, स्टालिन हारने वाले। व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि ये जो प्रेडिक्शन है ये शायद सही साबित ना हो, क्योंकि लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो ये पार्टीज वहां पर तमिलनाडु की आदत है कि वो सरकार बदलता है और एक बार चांस देने के बाद दूसरी सरकार को ले आता है। इसको सिर्फ एक बार जयललिता ने इस ट्रेंड को तोड़ा था जी, और अगर ये दोबारा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पुराने अपने कार्यकलापों पे तमिलनाडु लौट गया है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मैं गलत हो सकता हूं,
जैसे कि सर्वे भी गलत हो सकता है, कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है जिसको काट रही है टीवी के, उससे डीएमके को फायदा की ज्यादा संभावना है और एडीएमके को कम संभावना है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जहां तक इनकी पुरानी आदत है, तमिलनाडु की सरकार बदलते हैं उसके अनुसार तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही थी जमीन से, उसमें डीएमके ज्यादा मजबूत। विनोद जी, एक काउंटर क्वेश्चन, अगर ये हो रहा है जो कि आंकड़े हमको दिख रहे हैं अभी तक के जेवीसी के पोल के मुताबिक, तो क्या ये विजय की वजह से हुआ, विजय ने हरवा दिया, या ये आप मान सकते हैं कि ये पलानीस्वामी की जीत है अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, ऐसा है कि विजय एक्स फैक्टर था और उसका इस इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट रहा है वो तो हमको फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा ना आंकड़ों का जी। ये तो आखिर में आपको आज से 6 महीने बाद, 1 हफ्ते के बाद आप इसको जांच करके बता सकते हैं कि टीवी के का क्या इम्पैक्ट था या किस कारण से एडीआईएमके जैसे कि आपकी प्रेडिक्शन है वो जीती जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीवी के फैक्टर था, यूथ में फैक्टर था और यंग दोनों जेंडर में, महिला और पुरुष दोनों जेंडर में वो एक फैक्टर था जी। लेकिन उसके पास जमीन पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो पुराने जमाने में, जैसे कि जो और ये बात तो सर आप भी इसको काउंटर शायद ही कर पाए कि अपनी करियर के प्राइम पे विजय जैसा व्यक्ति फिल्म छोड़कर राजनीति में आता है और बीते 4-5 उसकी फिल्में देखिए आप, बीते 3-4 साल का काम देखिए, वो एक एक्टिविस्ट के तौर पर दिखाई देता है तमिल फिल्मों में। एमजीआर भी वहीं से आए थे जी, लेकिन एमजीआर ने 20 बरस गुजारे थे द्रविड़ मूवमेंट ने जी। उसके बाद वो आए जब तो उन्होंने छा गए वो आके, बिल्कुल। ये टीवी के पास ये वो उसके पास वो बैकग्राउंड नहीं था और उसके पास जमीन पे वर्कर नहीं थे, उसकी रूट्स इतनी डीप नहीं। वेरी ट्रू, आई एग्री विद यू कि जमीन में कितना काडर था, कितने लोग थे, ये तो नतीजे बताएंगे। खैर, मैं चारू प्रज्ञा के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। लेट्स मैं लेडी फर्स्ट करना चाह रहा था लेकिन मुझे पता है कि आप उस वक्त ऑडियो नहीं थ्रू है। लेकिन चारू, अगर ये हो रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है जेवीसी के इस एग्जिट पोल में कि पहली बार बीजेपी के साथ वाली सरकार दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बनने वाली है, कर्नाटक तक तो ठीक था, अब तो आप पड़ोस में पहुंच गए, तो पुडुचेरी तक तो आ गए थे, अब आप चेन्नई में भी आते दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सही होता है तो। सुमित जी नमस्ते। देखिए, पिछली बार हमने इतिहास और आंध्र प्रदेश में भी बनाया था, तब भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में भाजपा की सरकार बन सकती है। इस बार तमिलनाडु की बारी है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई रातों रात करा गया जादू नहीं है, ये जमीन पर मेहनत है जो सालों साल से चलती आ रही है और ये पर्दाफाश है डीएमके की राजनीति का जो एंटी सनातन रही है, एंटी हिंदू रही है, अपने हिसाब से वो अपना अलग प्रकार का तुष्टिकरण करती गई है, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड में इतना ज्यादा भरोसा चारू, सॉरी लेट मी हैव अ काउंटर यार, एंटी सनातन एंटी हिंदू तो एआईएडीएमके भी रही, आपको अपने अन्नामलाई को हटाना पड़ा वहां से उनको खुश बनाए रखने के लिए। अन्नामलाई को आप कैंपेन में भी उन्हीं जगह इस्तेमाल किया जहां पर आपको कुछ उम्मीद थी सनातनी वोट मिल सकते हैं। नहीं सुमित जी, देखिए बात यह है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन तो होनी चाहिए ना, डिक्टेटिंग तो नहीं होना चाहिए ना। सामने से अगर आपको कोई गाली देगा और आप वो गाली देके चुप सुन के चुप बैठ जाएंगे तो ये समस्या है। और एक जो नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत बड़ी चीज है और डीएमके के तो स्कैम पे स्कैम बाहर आ रहे थे। अच्छा देखिए, इतने सारे प्रदेशों के एग्जिट पोल आपने पढ़कर हमको सुना दिए, केवल पश्चिम बंगाल का अभी तक पढ़कर नहीं सुनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल क्या है वो झलक मैं आपको देती हूँ। आज ममता बनर्जी का जो चेहरा है और जो उनकी आवाज है वो असली एग्जिट पोल है। आज ममता बनर्जी जिस प्रकार से बूथ जा रही है, परेशान। चारू होल्ड योर हॉर्सेस, मैं आऊंगा वेस्ट बंगाल पे स्पेशली बात करूंगा। अभी हम टाइम डाइवर्ट डिबेट नहीं करते, बहुत सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं आप बंगाल पे अच्छी तैयारी करके आई हैं, हम बंगाल पर बात करेंगे। गिव मी सम मोमेंट्स, आने वाला वो आंकड़ा जैसे ही आएगा। फर्स्ट फेज है मेरे पास, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सेकंड फेज भी आ जाए तो इकट्ठा बात की जाए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक साथ। अमित कुमार मेरे साथ, हमारे नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं। अमित भाई, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। तमिलनाडु में सरकार पलट रही है भाई, हमारा ये जेबीसी का एग्जिट पोल ये कह रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी थी और अगर अमित शाह से बात करें, तमाम लोग ये कहते थे कि वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत जो
नाराजगी है वो बहुत ज्यादा थी। मुझे जो ये विजय की जो पार्टी है उसको लेकर भी बात हो रही थी कि वोट वो दोनों से काट रहे हैं, लेकिन उसकी जो बड़ी संख्या है जो 60 से 65%, अगर वो वोट 100 अगर वोट कट रहा है तो 60 से 65% अमित स्पेसिफिकली बताइए, अगर ये हो रहा है जैसा कि जेवीसी का पोल बोल रहा है, तो किसको श्रेय जाएगा? अमित शाह की रणनीति को, नरेंद्र मोदी की रणनीति को, पलानीस्वामी को, किसको? नहीं देखिए, रणनीति तो अमित शाह मोदी की एक ही रणनीति है। और अमित शाह मोदी की पार्टी तो कितनी सीटों पर लड़ी थी? 26 सीटों पर लड़ी थी। सीटों पर देखिए, उनको पता था। देखिए मैं बोल रहा हूं कि इसीलिए शॉर्ट टर्म जो रास्ता चुना गया कि अन्नामलाई के रास्ते को छोड़कर, अन्नामलाई को साइड करके एआईएडीएमके के साथ जाने की पीछे वजह यही थी कि जो नाराजगी वहां पर थी, जो एक करप्शन और सब तमाम चीजों को लेकर बीजेपी इसलिए उनके साथ खड़ी हुई। कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वहां का जो नतीजा था, इसके बाद से बीजेपी को लगा कि यही एक रास्ता है जिसके जरिए सत्ता पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये सही हो सकता है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त जो एक पूरी जो कैंपेन जैसे थी, विनोद जी ने कहा कि वो इस आंकड़ों को शायद नहीं मानेंगे, उनकी पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। अमित, तो आप इस सर्वे को सही मान रहे हैं? नहीं, मैं 1 मिनट वही बोलना चाह रहा था कि देखिए वो सही इसलिए हिसाब से ये नंबर हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये वहां पर एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छी लड़ाई थी जहां की आप लड़ाई दिख नहीं रहे थे। एक फैक्टर है जहां पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, जो कि नाराजगी को दूर करने में जो तमिलनाडु के जो स्मिता की बात और तमिलनाडु की बात जो की है, वहां पर अधिकार की बात, जो महिला आरक्षण को लेकर अचानक उसने बदला, जो ब्लैक ड्रेस में सारे लोग आ गए थे, स्टालिन से लेकर तमाम लोग, उस जगह पर आकर थोड़ी सी बीजेपी की जो बढ़त दिख रही थी वो थोड़ी खराब हो रही। तो मुझे लगता है वो एक फैक्टर है जो शायद इस जो आंकड़े को थोड़ा सा बदल सकता है। ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। अश्विनी जी, आपके गठबंधन, आपकी सरकार और जा रही है, जेवीसी का पोल ये कह रहा है कि आप तमिलनाडु में भी बाय बाय टाटा थैंक यू। जेवीसी तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं जेवीसी के पोल पे नहीं जाता हूं, क्योंकि बहुत ही प्री मेच्योर डेटा है। 400 व्यक्तियों में से आप एक व्यक्ति से बात करते हैं, सैंपल साइज बहुत स्मॉल होता है और आप डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे किसको कोई वोट देगी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन जीतेगा। हालांकि नहीं, हम केरल का भी नहीं मानेंगे। केरल में भी हम 3 डिजिट्स में नंबर ऑफ सीट्स लेके आएंगे। हम केरल का भी नहीं मांगे, हम किसी भी इनका एग्जिट पोल नहीं मानते। हालांकि एक बड़ा फैक्टर रहा है SIR का, वोट चोरी का, जो कहीं ना कहीं हम आप उस पर डिबेट नहीं करते हैं, बट वो फैक्टर हमेशा रहता है। SIR बहुत बड़ा एक्सरसाइज रहा है इस बार, उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, बंगाल में रहा है, हर जगह रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो जेवीसी श्रीराम का पोल दिखा रहा है हमको 95 सीट, 75-95, वी आर गोइंग टू विन अराउंड 140 to 150 सीट्स इजीली इन तमिलनाडु। वी आर गोइंग टू विन 3 डिजिट सीट्स इन केरला। We are going to get into majority marks in Assam. We are going to win Assam as well. तो असम भी जीत रहे हैं, असम बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि वहां पर हेमंत विश्व शर्मा 100 सीटें दे रहा है पोल। हेमंत विश्व शर्मा जो थे एपिटोम ऑफ करप्शन है, उनका करप्शन एक्सपोज किया गया, बार-बार एक्सपोज किया गया है। और जनता में एंटी, आप बार-बार एंटी इनकम्बेंसी चारों ने हाथ उठाया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सॉरी, आप आसाम पे आ गए, बात करते हैं आसाम। अश्विनी जी मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं, आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, मुझे लड़ाई करनी आती नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और वो ये कि पवन खेड़ा साहब कहां है? पवन खेड़ा साहब आपको मिलेंगे 4 तारीख का, वेट करिए। नहीं, मैं जब रिजल्ट आएंगे पवन खेड़ा जी मिलेंगे। पवन खेड़ा जी को मैं सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगा, कोर्ट ने डांटा, आपने गलत आधार कार्ड लगा दिए, आप आधार कार्ड की फजिंग कर रहे थे, इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हैं? नहीं